Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. Friends, ये हमारी जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की जो लेक्चर सीरीज है उसका सेकंड लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेसेस यानी कि प्रतिबल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्ट्रेसेस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्ट्रेसेस या प्रतिबल क्या होते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स इट टेंड्स टू डिफॉर्म। जब भी हम किसी भी वस्तु पर या किसी भी बॉडी पर बाहर से कोई भी फोर्स या बल लगाते हैं तो उसमें एक डिफॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विरूपण। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हम एक रबड़ या इलास्टिक है, उसको अगर हम दोनों सिरों पे पकड़कर खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है। तो जो उसका लंबाई में जो बदलाव होता है उसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन या विरूपण। तो ये जो हमारे लगभग सभी जो सब्सटेंस होते हैं या बॉडी होती है उसमें ऐसा होता है। ये स्टील में भी होता है, वुड में भी होता है। सभी जो हमारे पदार्थ हैं उनमें होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, वो डिपेंड करता है उस जो सब्सटेंस है या बॉडी है उसकी प्रॉपर्टीज पर। For equilibrium, this action should be opposed or reacted by internal resistance force which are set up within the particles of material due to cohesion. अब जब हम बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे और पदार्थ को खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि जो इंटरनल फोर्स है, जो मटेरियल के अंदर में जो अणु होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ कोहेशन की वजह से खींचते हैं, तो वो क्या करेंगे, बाहर से लगने वाले बल का प्रतिरोध करेंगे जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल। यानी कि बाहर से हमने एक बल लगाया तो उसके प्रतिरोध में बॉडी के अंदर एक बल जो उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल। दिस इंटरनल फोर्स और रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। अब अगर ये जो आंतरिक प्रतिरोधी बल है इसको हम प्रति क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लें तो जो वैल्यू हमको मिलेगी या जो कैलकुलेशन के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। यानी कि जो स्ट्रेस है वो क्या है, वो इंटरनल फोर्स या रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय बॉडी। तो ये जो है ये हमारी डेफिनेशन है स्ट्रेस की। तो जब भी हम किसी भी बॉडी पर बाहर से फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसके अंदर एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है और अगर उस प्रतिरोधी बल को प्रति क्षेत्रफल हम कैलकुलेट कर लें तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। आप यहां पर देख सकते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला, इसको जो सिग्मा सिंबल से हम डिनोट करते हैं, स्ट्रेस का जो सिंबल है वो है सिग्मा और इसका फॉर्मूला है F बाय A। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे F जो है वो है अप्लाइड लोड और A जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अगर हम F डिवाइडेड बाय A निकालें तो हमें मिल जाएगा सिग्मा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डेफिनेशन में बात की इंटरनल फोर्स की यानी कि आंतरिक प्रतिरोधी बल की, लेकिन फॉर्मूला में हम यूज कर रहे हैं F जो बाहर का अप्लाइड फोर्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के सब्जेक्ट को डील करते हैं तो इसमें हम ये मानते हैं, एक एजम्पशन रहती है कि जो फोर्स हमारा लग रहा है वो इलास्टिक लिमिट के भीतर ही लग रहा है, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड नहीं लग रहा है। और इलास्टिक लिमिट में जब हम लोड लगाते हैं तो प्रतिरोधी बल भी जो एक्सटर्नल फोर्स है या बाह्य बल है उसके बराबर ही होता है, इसीलिए हम बाह्य बल की वैल्यू ही यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसा क्यों होता है हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बाह्य बल को अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया से भाग दे दें तो हमें एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस और इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो विभिन्न प्रकार के स्ट्रेसेस जो होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रतिबल जो अलग अलग प्रकार के। तो बेसिकली दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस या जिसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है shear स्ट्रेस। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस देखते हैं। इफ द स्ट्रेस आर नॉर्मल टू द एरिया ऑन विच दे आर एक्टिंग देन दे आर टर्म्स एज नॉर्मल स्ट्रेस। अब मान लीजिए यहां पर एक, ये मेरे पास में एक पिंड है,
इस पर यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है और यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो बॉडी के क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है। जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होंगी वो भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। तो अगर स्ट्रेसेस जो हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर यानी कि उसके लंबवत अगर होती हैं तो ऐसी स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को आगे हम फिर से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि तनाव प्रतिबल, अगर दो ऐसे फोर्स किसी भी बॉडी पर लग रहे हैं जो उसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करे, जैसे कि आप यहां पर पहली जो फिगर है उसमें देख सकते हैं कि एक ये रॉड है, स्क्वायर रॉड है, उसको सिग्मा स्ट्रेस दोनों सिरों पर लगा हुआ है। तो ये क्या काम करेगा, ये इस रॉड की लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरह का जो स्ट्रेस है जो किसी भी पदार्थ की या बॉडी की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस या फिर तनाव प्रतिबल। ऐसे ही दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर यही प्रतिबल हम दूसरी दिशा में लगा दें यानी कि अंदर की तरह की दिशा में लगा दें तो ये क्या करेगा, इस बॉडी की को दबाने की कोशिश करेगा यानी कि उसकी लंबाई को कम करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्ट्रेसेस जो किसी भी बॉडी की लंबाई को कम करने की कोशिश करें उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर संपीड़न प्रतिबल। इसमें एक नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बियरिंग स्ट्रेस। जब ये आप यहां पे फिगर में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए है, तो ऑब्जेक्ट ए नीचे जमीन पर रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट के ए के वजन की वजह से एक दबाव इस पर जमीन पर पैदा होगा। तो ये बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होता है, संपीड़न प्रतिबल ही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसको वो जमीन को यहां पर दबा रहा है अपने वेट की वजह से। तो इस तरह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उसको हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। ये भी एक तरीके की कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होती है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस जिसमें हमने बात की टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस जिसको हम कर्तन प्रतिबल भी बोलते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें जो फोर्स है आप देख सकते हैं यहां पे जो स्ट्रेस है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रही है, लेकिन जब यहां पर आप देखें फिगर में जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर ना लग के वो जो ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल लग रही है। जो हमारा ये रिविट है ये इसके ऊपर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हमने फोर्स को लगाया। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया द स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। यदि हम जो बाहर से बल लग रहा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत ना लगकर उसके समानांतर, उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अक्ष है, उसके समानांतर हम लगाएं तो जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनको हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इससे क्या होता है, इससे लंबाई में बदलाव नहीं होता है, जो बॉडी है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है यानी कि वो थोड़ी सी डिस्टोर्ट हो जाती है या एंगुलर उसमें इफेक्ट होता है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो शियर स्ट्रेस है उसको जो सिंबल जिससे हम दिखाते हैं वो है टाउ और फॉर्मूला सेम रहेगा, P अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जिस एरिया पर वो काम कर रहा है। तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं आएगा, यहां पर जिस एरिया के पैरेलल वो काम कर रहा है, फोर्स लगा है, वो एरिया उस पर आएगा। नेक्स्ट है बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि नमन प्रतिबल। बेंडिंग स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन अ बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड यानी कि अनुप्रस्थ भार। अगर किसी भी बीम पर या बॉडी पर अनुप्रस्थ भार या ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो वो क्या कोशिश करेगा, उसको मोड़ने की कोशिश करेगा। आप यहां पे नीचे देख सकते हैं पहला जो फिगर है, जब जो अभी तक हमारा स्ट्रेस हम कहां लगा रहे थे, हम लगा रहे थे इस सिरे पर, इसके क्रॉस सेक्शन पर, इसको हम यहां पर खींचने की कोशिश कर रहे थे या इसको दबाने की, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है, अब देखिए फोर्स जो है, जो बल हम लगा रहे हैं
वो इसकी लंबाई जो है, लंबाई के परपेंडिकुलर इस पर लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये फोर्स लगाएंगे तो ये इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, यानी कि इस बीम को मोड़ने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के लोड से जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। व्हेन ए लोड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ ए बीम, बेंडिंग मोमेंट्स आर इंड्यूस्ड। तो ऐसा जब फोर्स हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं तो बीम पर बेंडिंग मोमेंट जनरेट होते हैं। बेंडिंग मोमेंट के बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी बीम पर या बॉडी पर उसकी लंबाई के ट्रावर्स यानी कि अनुप्रस्थ में हम कोई लोड लगाएं तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होती है। तो बेंडिंग स्ट्रेस इज अकम्पनीड बाय टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑल्सो, दे आर नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसके साथ में टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों प्रकार के जो स्ट्रेसेस हैं वो डेवलप होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सीधे प्रतिबल। अब यहाँ पे आप दूसरी फिगर में ध्यान से देखिए, जब इस फोर्स की वजह से ये बेंड हो गया, जो डॉटेड दिख रहा है ये हमारी फाइनल पोजीशन है बीम की, बेंड होने के बाद में ये फाइनल पोजीशन होगी। तो आप देखेंगे जब इसको बेंड करेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाली जो सरफेस है वो अंदर की तरफ खींचेगी, यानी कि उसकी लंबाई कम हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले, जिससे क्या होगा, ऊपर वाली सरफेस पे लेंथ का रिडक्शन होगा। अब लेंथ अगर लंबाई कम हो रही है तो कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी यहां पर, वो है कंप्रेशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही जो निचला सिरा है, आप देख रहे हैं निचले सिरे की लंबाई कुछ बढ़ जाएगी यहां पर। तो जब लंबाई बढ़ जाएगी तो वहां पर कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी, टेंसाइल, यानी कि ऊपर वाली सरफेस पर कंप्रेशन होगा और नीचे वाली सरफेस पर टेंशन यानी कि तनाव, और ऊपर वाली सरफेस पर कंप्रेशन यानी कि संपीड़न। आप एक और लाइन दिख रहे हैं जो ये रेड कलर की डॉटेड लाइन है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इस एक्सिस पर जो लंबाई है बीम की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि जो लंबाई उसकी फोर्स लगने से पहले थी वही लंबाई उसकी फोर्स लगने के बाद भी रहेगी, यानी कि इस एक्सिस पर जो प्लेन है वहां पर कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, और उस प्लेन को बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन। इसके बारे में जो बेंडिंग का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टोर्जनल स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी पर हम उसके सिरे पर एक टोर्जन यानी कि टी टॉर्क लगा दें, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होंगी उसको हम बोलते हैं टोर्जनल स्ट्रेस। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक प्लेन यहां पर पहले कंसीडर किया गया था जो बेंडिंग से पहले बिल्कुल वर्टिकल था यहां पर। अब उस पर टी टॉर्क लगाया तो वो रोटेट होकर कहां चला गया, वो रोटेट होकर एक नई पोजीशन में आ गया जो पहले से फाई एंगल पर था या फाई एंगल पर है। तो इस तरह का जब डिस्टॉर्शन या ट्विस्ट होती है कोई भी बॉडी एक टॉर्क की वजह से, तो हम उसको बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेस। बेसिकली ये एक तरीके का शियर स्ट्रेस ही होता है, यानी कि जो टॉर्जनल स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस होती हैं, लेकिन ये एक टॉर्क की मदद से उत्पन्न होती है या टॉर्क के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थर्मल स्ट्रेस, यानी कि तापीय प्रतिबल। जब जैसे कि हम जानते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी रॉड को या पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर हम उसका टेम्परेचर को कम कर दें, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा कर दें, तो उसकी लंबाई जो है सामान्यतः कम होती है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि अगर हम किसी भी पदार्थ को, या जैसे कि स्टील है या रबड़ है, इस तरह के अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, अगर हम इनको गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, इनकी लंबाई बढ़ेगी, और अगर इनको ठंडा करेंगे तो इनकी लंबाई कम होगी। इफ द एलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, अगर जो ये लंबाई बढ़ रही है या कम हो रही है इसको हम अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, यानी कि जो भी बदलाव हो रहा है लंबाई में उसको हम होने देते हैं, फ्री दैट इज फ्री, देन द मटेरियल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी स्ट्रेस। तो जो
ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ये चीज हमको बहुत ही ध्यान से समझनी है कि जब तक हम टेम्परेचर की वजह से होने वाले बदलाव को रोकते नहीं है, कि अगर लंबाई बढ़ रही है तो हम उसको बढ़ने दें जितना बढ़ना चाहती है, कम हो रही है तो उसको कम होने दें, तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे। लेकिन हमारी स्ट्रेन होगी, स्ट्रेन यानी कि विकृति, जो ये बदलाव हो रहा है लंबाई में, कम या ज्यादा लंबाई हो रही है, इसको हम बोलते हैं विकृति। तो स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेन यानी कि विकृति टेम्परेचर चेंज यानी कि हमारा जो ताप है उसके बदलाव की वजह से होती है, उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में भी हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि तापीय विकृति। आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं कि पहला जो फिगर है उसमें एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी हमने बढ़ाया तो क्या हुआ, ये लेंथ उसकी बढ़ गई, हमने उसको रोका नहीं, बढ़ने दिया, तो उसमें किसी भी तरह की स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ी है तो उसमें विकृति जरूर होगी। तो विकृति की वजह से जो ये थर्मल स्ट्रेन टेम्परेचर की वजह से जो विकृति हुई है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम जो सिंबल है इसका उसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर में बदलाव और मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये हर एक जो मटेरियल है उसका फिक्स रहता है कि प्रति डिग्री बदलाव में उसकी लेंथ में कितना चेंज होगा। अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, वो ये फिक्स होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये अगर हमको उसकी वैल्यू मालूम है और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है तो उन दोनों के मल्टीप्लाई करके हम जो तापीय विकृति है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अभी तक बात हुई कि हम जो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है लेंथ में या उसकी लंबाई में, उसको हम रोक नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, स्ट्रेस कोई भी प्रतिबल उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन विकृति उत्पन्न होगी जिसको हम बोलते हैं तापीय विकृति। इसकी आपने देखा होगा कि जो हमारी रेलवे ट्रैक्स होती हैं वो हर ट्रैक के बीच में जहां पे भी एक ट्रैक खत्म होता है तो दूसरे के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ऐसे ही जो हमारे पुल होते हैं या फ्लाईओवर्स होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पर एक गैप रहता है। ये इसका कारण यही है कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो गर्मियों में उसकी लंबाई बढ़ जाती है और सर्दियों में उसकी लंबाई कम हो जाती है, तो उसको एक्सपेंड होने के लिए जगह चाहिए गर्मियों में। अगर वो जगह नहीं देंगे, दोनों को बिल्कुल एक सिरे से उन दोनों की एजेस मिला देंगे तो वहां पर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी जो कि सिस्टम के लिए हानिकारक होगी। तो उसको बचाने के लिए एक गैप छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो फ्री एक्सपेंशन उसका हो सके। अब बात करते हैं कि जो फ्री एक्सपेंशन है उसको हम रोक रहे हैं, यानी कि जो लंबाई बढ़नी चाहिए टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसको हम रोक दें। When the free expansion or contraction of material when restricted induces in the material and it is called thermal stress। तो अब उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होंगी उसको हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। आप यहां पे देख रहे हैं ये AB एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, इसका टेम्परेचर हमने डेल्टा टी बढ़ाया तो इसकी लंबाई मान लीजिए बढ़नी थी DL, तो पहले केस में हमने इसको बढ़ने दिया। अब दूसरा केस क्या है, हमने इसकी लंबाई को बढ़ने से रोकने के लिए एक फोर्स लगा दिया P, यानी कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका लेंथ बढ़नी चाहिए लेकिन हमने उस पर P फोर्स लगाया और वापस से उसकी लंबाई वापस कहां ले आए, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी यानी कि L। तो अब ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होगा, या इसके बराबर जो ये फोर्स एक स्ट्रेस डेवलप करेगा उतना ही एक फोर्स डेवलप हो जाएगा इस लेंथ को रेस्ट्रिक्ट करने में। तो हम जो थर्मल स्ट्रेस है उसको हम सिग्मा स्ट्रेस का सिंबल है और T से हम दिखाते हैं थर्मल को, और यहां पर जो फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इंटू ई। तो आप देख सकते हैं अल्फा और डेल्टा टी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हम ऑलरेडी देख चुके जो है एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में अगर हम ई की मल्टीप्लाई कर दें, ई क्या है, ये इलास्टिक कांस्टेंट है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम इतना समझ लें कि इलास्टिक कांस्टेंट ई की मल्टीप्लाई अगर हम स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेन में कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट इन द मटेरियल सिमिलर टू दैट ऑफ अ मैकेनिकल स्ट्रेस। तो जो थर्मल स्ट्रेस है उनकी वजह से जो इफेक्ट
किसी भी मटेरियल में होता है वो सेम होता है मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि जो बाहर से हम फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो सेम इफेक्ट थर्मल स्ट्रेस में पैदा होता है। एक कंप्रेसिव स्ट्रेस विल डेवलप इन द मटेरियल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहां पर ये देखने वाली बात है कि अगर हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें कौन सी स्ट्रेस डेवलप होंगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कैसे? अब यहां पे आप देखिए फिगर में, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी लंबाई बढ़नी चाहिए, तो इस लंबाई को बढ़ने से रोकने के लिए हमने क्या लगाया? एक फोर्स, यानी कि हम इसको दबा रहे हैं। रोड जो है वो बढ़ना चाहती है लेकिन हमने उसको फोर्स लगा के दबा दिया, यानी कि टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है? एक कंप्रेसिव स्ट्रेस उसमें डेवलप हो जाएगी। ऐसे ही क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस इज डेवलप्ड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? ये लेंथ जो है वो अंदर की तरफ में, ये रॉड अंदर की तरफ में खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन हम इसको यहां पर रोक के रखेंगे तो क्या होगा? उसमें टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि तनाव प्रतिबल उत्पन्न होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होंगी और टेम्परेचर घटेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगी। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन यानी कि विकृति। तो अगर अभी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।